178 पेज पे हमने इसको एंड किया था। नया टॉपिक आ रहा था कि प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। दो काम है, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, अब पार्टी डिस्क्लोज नहीं की मैनेजमेंट ने, या पार्टी डिस्क्लोज कर दी, उसके साथ कुछ ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज नहीं की, कुछ कर दी कुछ नहीं की, तो फिर क्या करना है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर करता है। हम अपना करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, मैं राइट साइड पे आ गया उससे कॉलम नंबर 2 पे, केस समझिए ना, केस क्या है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर के परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले जो एक अनडिस्क्लोज या अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी का पता लगा, क्या करेंगे आप? इमीडिएटली पूरी इंगेजमेंट टीम को आप बता दें, इन्फॉर्म करें कि ये पार्टी भी रिलेटेड है। मैं सेल्स देखा था, सेल में देखा ये पार्टी रिलेटेड है, इसके साथ जो ट्रांजेक्शन है सारी अलग से डिस्क्लोज करें। समझ गए? और दूसरा, इंक्वायरी करें मैनेजमेंट से कि क्यों ये मिस हो गया, अनआइडेंटिफाइड क्यों रहा। फिर देखें उनकी इंटेंशन का इशू तो नहीं है। अगर इंटेंशनल मिशन हुई है तो देखें इसकी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो अगली चीज़ ये इसको डिटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इंटरनल कंट्रोल। वाई सिस्टम फेल्ड, क्यों सिस्टम फेल हुआ। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन लग रही है इन्वॉल्व, फिर देखें क्या रिलेटेड पार्टी में गड़बड़ करेगी वो, नहीं, और कौन कौन से एरियाज हैं और कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन है जो मैनेजमेंट से आपने ली हैं जो जिससे इफेक्ट होंगे, बाकी ऑडिट एरियाज पे इफेक्ट देखें। ये समझ गए पॉइंट्स? अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू अदर टीम मेंबर्स। ठीक है। सेकंड, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजेक्शन विद दिस न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, उसे सारी ट्रांजेक्शन बताएं। ठीक है। इंक्वायर एज टू व्हाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल्ड, लिखा हुआ ना फेल्ड, क्यों सिस्टम फेल हो गया आपका। ठीक है। फिर जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें। किस पे परफॉर्म करने हैं? ऑन न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उस पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें। ठीक है। इफ आखिरी में, इफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द मैनेजमेंट अपीयर्स इंटेंशनल, तो देखिए उसका रिस्क पे क्या इफेक्ट है, इस एजर्शन पे और अदर ऑडिट एरियाज पे भी क्या इफेक्ट है। अब देखिए हमने तकरीबन 85% या 90% वही आंसर किया हमने। ठीक है, सिंपल, प्रॉम्प्टली आपने सबको इन्फॉर्म कर दें, सारी मैनेजमेंट, सारी एंगेजमेंट टीम को। देखें क्यों ये वाई ये सिस्टम फेल, मैनेजमेंट से पूछें कि इंक्वायरी करें मैनेजमेंट से क्यों फेल हुआ सिस्टम, क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सका ट्रांजेक्शन को। ठीक है। फिर जितनी ट्रांजेक्शन है उसको आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर लें। और अगर देखें मैनेजमेंट की टेंशन का मसला है तो उसके रिस्क असेसमेंट में क्या इफेक्ट है, इसमें भी और बाकी ऑडिट एरियाज में भी। ठीक हो गया, चलें आगे। सेकंड कहते हैं आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मैंने क्या किया था, ये वेरी मच लाइकली है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगी या रिलेटेड पार्टी के साथ हुई होगी ट्रांजेक्शन। तो अब आपने क्या करना है, देखिए कि हम जब भी हमने पढ़ा ना ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हमने 2-3 काम किए थे। शुरू में भी किया था हमने, क्या किया था, रैशनल देखें क्या रैशनल है करने, वजह क्या करने की, तो क्या है, लॉजिक क्या है। फिर दूसरा, किसने प्रूव की, किसने प्रूव की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी प्रूव है। और टेस्ट ऑफ डिटेल कर लें। ठीक है। देखिए इसमें पहले बुलेट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में बिजनेस रैशनल। ठीक है। फिर तीसरा, वेदर रिलेटेड पार्टी कुड बी इन्वॉल्व, तो मैंने कहा डेफिनेट चांस है कि रिलेटेड पार्टी होगी। ठीक है। इसमें हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पढ़ी थी पहले कहीं कि जहाँ ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल को देखिए अप्रूव करने वाले कौन है इसको, उससे पूछें भी आपने अप्रूव की है ना, क्या देख के, क्या सोच के अप्रूव की, क्या था इसमें लॉजिक। फिर देखें इस बंदे का इंटरेस्ट तो नहीं बीच में जो प्रूव कर रहा है। ठीक है। इस सारे को सम अप क्या करता है, टू सम अप द सेकंड ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर नीड टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर टू एड्रेस द रिस्क। वही सिंपल बात की है कि पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में
जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में रिस्क आइडेंटिफाई किए थे उसको मिटिगेट करना है, रिस्पॉन्ड करना है बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिफाई। 3 बातें करता है कि आपने अकाउंट फॉर कैसे करना है, डिस्क्लोज कैसे करना है और आइडेंटिफाई कैसे करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। समझ गए? अच्छा, इसमें पहला वाला पॉइंट है ना, ये ऑडिट रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। 700 यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, ये थोड़ा सा इररेलेवेंट है, थोड़ा सा इसकी रीडिंग कीजिएगा ज़रा, क्विकली पढ़ना, टाइम नहीं वेस्ट करना है इसमें। ठीक है, आपने चेक करना है, तो देखते हैं बड़ी जेनेरिक सी बात है, ना भी पढ़ते हमें पता था। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, आगे आ जाए। Whether the effects of the related party relationship and transaction prevent the financial statement from achieving fair। आप देखें जो अकाउंट्स बने हैं, क्या इस पे जो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर आ रहा है ट्रू एंड फेयर आ रहा है? ठीक है, क्या कई दफ़ा फ्रेमवर्क किसी ऐसे मुल्क में बैठे हैं आप जहाँ पे फ्रेमवर्क की कंप्लाइंस करें तो अनफेयर हो जाता है, पढ़ा हुआ हमने इसको कि वो ट्रू एंड फेयर नहीं आता। एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टांसेस में हमने पढ़ा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, किसी का वो कंप्लाइंस करने आया तो ट्रू एंड फेयर नहीं आता। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। आगे हैं Cause the financial statement to be misleading। देखा, वो ब्रैकेट में कंप्लाइंस फ्रेमवर्क की बात करता है कि अगर फ्रेमवर्क की कंप्लाइंस करें तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं रहती। अच्छा, आगे हैं Disclosure of related party transaction may not be understandable if the business rationale and the effects of the transaction। अब समझिए कि क्या ट्रांजेक्शन हुई, क्यों, वजह क्या थी, पता नहीं। ठीक है, और आगे हैं Key terms, conditions और other important elements। इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रांजेक्शन के रिलेटेड जो उसे की टर्म्स से वो डिस्क्लोज नहीं की। ठीक है, ये सारा ना इररेलेवेंट है, इसको मैंने इसलिए स्किप करवाया, ये ना भी होता तो हमें पता मिलिट्री पार्टी ट्रांजेक्शन चेक करनी है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन लेंगे आप। हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि जी वो ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन, अब एक नंबर हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है, आपका सीनियर आपसे कहता है कि इनसे रिप्रेजेंटेशन लो रिलेटेड पार्टी से, तो पता है किस बारे में लेंगे? ठीक है, किस बारे में रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अच्छा हाँ, हम इसको बाद में पढ़ते हैं, हम वैसे डिस्कस करते हैं क्या लेनी चाहिए हमें। एज्यूम करते हैं पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्टी के बारे में कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन लेंगे। एक तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, एक तो हम लेंगे कंप्लीटनेस के बारे में कि ऑल रिलेटेड पार्टीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, हैव बीन, और इन आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी से ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन डिस्क्लोज्ड। समझ गए? ये ले लेंगे, और रिलेटेड पार्टीज भी आ गई, ट्रांजेक्शन भी आ गई। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कितने हैं, उसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। हालांकि आपने एविडेंस परफॉर्म कर ली है, प्रोसीजर परफॉर्म कर ली है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए मैनेजमेंट से दूसरी किस बारे में लेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के बारे में। और क्या करेंगे? तीसरा, हिम्मत करने लगा, ठीक है, रिलेशनशिप बताने, वो डिस्क्लोज करेंगे, नेचर ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करेंगे, वैल्यू कि क्या किया, सेल की है, परचेज की है, कमीशन दिया है, लिया है, मार्कअप दिया है, लिया वो। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या ये ट्रांजेक्शन आमदन पे है कि नहीं है? मैनेजमेंट डिस्क्लोजर दिया होगा कि ट्रांजेक्शन आमदन में है, ये डिस्क्लोजर दिया होगा ना, तो आपने चेक भी किया कि ये आमदन में है या नहीं है, फिर भी क्या करेंगे आप? रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। लॉजिकल लग रही है ना बहुत। अब आज इस पे देखें क्या कहता है जी। पहला बुलेट पढ़ें। They have disclosed to the auditor। अच्छा, यहाँ पे देखें उसने ISA 580 लिखा हुआ है, यहाँ पे ISA 580। अगर आप अपने चैप्टर नंबर 14 पे है ना, पेज 207 पे, पेज 207 आगे है जी। इसमें पॉइंट नंबर 2 है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और चैप्टर का नाम क्या है? स्टैंड 580। अब देखिए कितना इंटरकनेक्शन है चीज़ों में, कितनी इंटरकनेक्टेड, कितनी सिंक्रोनाइज सी चीज़ें हैं। ठीक है,
आए जी, क्या रिप्रेजेंटेशन लेनी है? नंबर 1 डैट दे हैव, दे का मतलब क्या है? मैनेजमेंट हैज़ डिस्क्लोज to the auditor the identity of the entities, related parties and all the related party relationship and transaction of which ठीक they है, are aware. सारी रिलेटेड पार्टीज, सारी ट्रांजेक्शन और सारे रिलेशनशिप्स आगे हैं They have appropriately accounted for and disclosed इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। उसको कैसे डिस्क्लोज कर दिया? फ्रेमवर्क के मुताबिक डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, आगे हैं circumstances in which it may be appropriate to obtain written representation from those 2-4 बिल कई दफ़ा आपको 2-4 होने से रिप्रेजेंटेशन नहीं पड़ जाती। ठीक है, तो क्या क्या कहता है? include when they have approved specific related party transaction that materiality ठीक affects है, the कोई financial. ऐसी ट्रांजेक्शन उन्होंने की है, आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि, लेकिन पता लगा 2-4 करने से प्रूव कर दी है, तो आप मुझसे पूछते हैं आपने प्रूव किया ट्रांजेक्शन? आपसे पूछी हो रही है। ठीक है, आगे हैं जी। When they have specific oral representation to the auditors on बहुत सी उन्होंने जब आप 2-4 गवर्नर से मिले, उन्होंने बहुत सी आपको ओरल रिप्रेजेंटेशन दे दी, ओरल। तो हमने क्या पढ़ा? ओरल एविडेंस इज नॉट अ गुड एविडेंस। तो हम उन्हें कहते हैं आपने ये बोला था, ये काइंडली से लिख के चलें, लिख के देंगे क्या बन जाएगी? रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर को ना हम 580 में जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि ओरल रिप्रेजेंटेशन को आपने रिटर्न में कैसे लेना है। ठीक है, आगे हैं जी। when they have financial or other interest in the related parties or the related party transaction. ठीक, आगे। अच्छा, नेक्स्ट और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि कैसे पता लगेगा कि आपको एजर्शन, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ये हेडिंग नेक्स्ट पेज की है, वैसे ये हेडिंग नेक्स्ट पेज की है, इसको ज़रा जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, हेडिंग क्या है आप चेक करने जा रहे हैं? एजर्शन, ये मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी जब इस चैप्टर शुरू करवाया था। ठीक है, क्या शुरू करवाया, क्या डिस्कस किया था? एजर्शंस कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वे कंडक्टेड ऑन टर्म्स इक्विवेलेंट टू दोज प्रिवेलिंग इन द, कि जो ट्रांजेक्शन आर्म्स एंड बेसिस हुई है कि नहीं हुई। हमने इसको आपको याद है स्टैंडर्ड्स पहले पढ़ा था, कैसे चेक करेंगे हम? वो देखेंगे उसी टाइम पे दूसरे। ठीक है, सेम डेट पे सेम प्रोडक्ट की सेम क्वालिटी की हम देखेंगे रिलेटेड पार्टी को कितने की सेल हुई है और अनरिलेटेड कितनी सेल हुई है। तो आपको वहाँ से आइडेंटिफाई पता लग जाएगा कि ये आर्म्स लेंथ में हो रही है ट्रांजेक्शन की नहीं हो रही। ये क्या हो सकता है? प्राइस सेम हो सकता है 80 रुपये के जी आपने बेची हो रिलेटेड पार्टी को, 80 रुपीज़ बेची हो अनरिलेटेड पार्टी को, लेकिन टर्म्स क्रेडिट टर्म चेंज कर दी। इनसे 30 डेज लेते थे, रिलेटेड पार्टी से हमने फॉर एग्जाम्पल 90 डेज कर दी, या कोई और टर्म चेंज कर दी। ठीक है, याद रहेगा। अब पढ़ लेते हैं इसे जी, पहले बुलेट पे आ जाए। Comparing the terms of the related party. आपने क्या किया अभी? कंपेयर किया है अनरिलेटेड पार्टी से कितने में सेल हुई है और। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। कंपेयरिंग द टर्म ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दोज ऑफ एन आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रांजेक्शन विद अनरिलेटेड पार्टी। मैंने आपसे कहना है सेम रेट, सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, सेम स्पेक्स पे देखें उसको कितने में सेल की, तुमने कितने में सेल की, समझ गए? सेकंड पे Engaging an external expert to determine. एक्सपर्ट को हायर करने का जरूरत पड़ी, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, उसकी क्वांटिटी उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन की है, तो क्या करें? क्योंकि देखें होता पता क्या है, आपके सामने याद ना आएगा। ठीक है, आपको बाजार लगेगा ये तो एक जैसा है, लेकिन हो सकता है रिलेटेड पार्टी को जिस यान बेचा हो वो सस्ता बेचा हो, और मैनेजमेंट कह रही है मैंने सस्ता इसलिए बेचा कि पुअर क्वालिटी का था, जो रिलेटेड पार्टी को बेचा वो हायर क्वालिटी का था। तो अब कैसे चेक करेंगे? या कोई और ऐसी आपको कोई स्टॉक लेना देना पड़ जाता है, कोई स्टॉक या किसी और चीज़ में आप एक्सपायर्ड हायर करने से आप कर सकते हैं अगर सिग्निफिकेंट ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आगे हैं जी। कंपेयरिंग द टर्म्स, टर्म्स का मतलब क्या है? मैंने डिस्कस किया हुआ है कि क्या रेट है, एक्सपायरी टर्म्स क्या हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या हैं। रिलेटेड पार्टी को गारंटी दे रहे हैं 2 साल की, ठीक है, और अनरिलेटेड को आप 2 दिन की नहीं देते, समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ भी अच्छा, अनरिलेटेड आप अनरिलेटेड पार्टी के साथ कोई रिटर्न की पॉलिसी नहीं है, रिलेटेड पार्टी से सेल्स रिटर्न की पॉलिसी भी आपकी है, कोई किसी न किसी तरह की आपने क्रेडिट टर्म दे दी एक्स्ट्रा, वो किस लिए दी आपने? बिकॉज ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। ठीक है, 4th पॉइंट में वेरीफाइंग, कंसीडर द appropriateness of management process for supporting the assertion. ठीक है, आगे हैं Verifying the source of the internal or external data supporting the assertion and testing the data to determine their एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस। तो ये बातें मैंने में ठीक कर रही है,
कि जैसे हमारे फैसलाबाद में, मेरे को 2 एग्जांपल देता हूँ क्या, एक एग्जांपल केमिकल है, केमिकल की जो होते हैं ना क्रेडिट डेज, डेटर डेज, वो तकरीबन होते हैं कोई 180 दिन, 6 महीने बाद जाके पेमेंट आ रही होती है। आप केमिकल का काम करते हैं, 6 महीने बाद पेमेंट्स आती हैं जनरली, लेकिन जो रिलेटेड पार्टी है उसे वो साल बाद आ रही, एक्स्ट्रा क्रेडिट हम दिए आपने, समझ गए। आखिरी पॉइंट रह गया हमारा, Evaluating the reasonableness of any significant assumptions on which the assumption is based. बेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो पहली 3 ही हैं। ट्रांजेक्शन कंपेयर कर लें, एक्सपर्ट को हायर कर लें, और सिमिलर टर्म्स देख लें आपके इन टर्म्स में सेल की है, ठीक है। अगली 2-3 मजे की नहीं लिखी। अच्छा, उसके बाद कहता है 550 को बाकी डिफरेंट स्टैंडर्ड से लिंक कर रहे हैं, वो लिंक मैंने करवा दिया आपको। 240 मैंने कहा फ्रॉड इंस्पेक्टर, इसने भी वो लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। अच्छा, 315 रिस्क असेसमेंट फॉर द ईयर एंड हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंट रिस्क है 24 रिलेटिव पार्टी से रिलेटेड, सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, लंबी चौड़ी होंगी। ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन, सेलिंग और तीसरा क्या 75 कब लगेगा? बिफोर टैक्स। द कॉस्ट ऑफ द सेल्स इंक्लूड्स रुपीस 2,50,000 अगेंस्ट द 75 कब लगता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मटेरियल मिस्टेटेड है, ये आपको ये एविडेंस क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको इसी के दोनों ऊपर क्या ट्रीटमेंट करता है? बता रहा हूं, क्योंकि हमने एक फुल फ्लेज कर लिया है। जो ट्रीटमेंट करने वाली होगी वो मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ ना सबने। दो कॉस्ट ऑफ सेल्स में 2,50,000 की क्या एंट्री करेंगे? कर लेंगे प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग उसने कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया है, क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। ये था ठीक है? क्रेडिट पार्टी, ये आपको तो याद होना है, इसलिए आप सबसे पहले बोले चैप्टर है ना, ये कि ऐड मोर बैक और लेस, करेंगे। सही मोर है? और क्योंकि स्लो मूविंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ, प्रोविजंस जो होती है, टैक्स प्रोविजंस नहीं मानता, टैक्स प्रोविजन फॉर बैड डेट भी नहीं और मानता, इसमें पूरे वो क्वेश्चन में एक्चुअल बैड डेट मानता है, पूरे सिंपल ऐसा है। क्वेश्चन में कई ठीक दफा है, तो प्रोविजन जो भी होगी वो टैक्स उसको नहीं मानता। 2,50,000 को सिंपल ऐड बैक कर देंगे। वो जो रिलेटेड पार्टी का आपकी किसमें ऐड बैक कर देंगे? 13,000 में ऊपर। कोई रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स अ सैलरी ऑफ 4,50,000 पेड टू ईच लास्ट भी कोई 1-2 पार्टनर। हर पार्टनर को सैलरी दी है तो कितनी अमाउंट से ऐड बैक करेंगे? वो पूरे क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी का वर्ड ही 2 पार्टनर थे ना, 2 पार्टनर थे मैंने तो क्वेश्चन 9 लाख पढ़ा से कि रिलेटेड पार्टी, ये बच्चे फंस गए होंगे। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड हमारी इंटरेस्ट सोच ऑफ तो 325 जब तक रिलेटेड पार्टी का पेड वर्ड टू ना लिखो। ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उन्होंने जो कैपिटल खुद जमा इसको कराया विजिट था करना है उसके कि ऊपर यार उन्हें ये इंटरेस्ट relationship इनकम की पे बात हो रही है, कोई disclosure और की ये बात एज ए एक्सपेंस के तौर पे कर रखा। लेंगे इंशाल्लाह। तो पार्टनर्स को कुछ भी हमारा पेमेंट चाहे वो audit का नॉट अलाउएबल एक्सपेंस होता है, third तो phase है ना? 325 पहला मल्टीप्लाई बाय था 2 कर देंगे, preliminary activity। 7.5 दूसरा क्या था हमारा? 6.5 जो है इसमें तीसरा था ऐड बैक हो जाएगा। एग्जीक्यूशन वाला थर्ड फेज है ना हमारा। अब वो इसका बात last कर रहा chapter। ऊपर के अदर इनकम में क्या शामिल है? यहाँ पे आपका अदर audit इनकम में practical बैड field डेट खत्म हो शामिल जाएगा, है, field work खत्म हो रिकवर्ड फ्रॉम फिर हम रिकवर्ड chapter number 13 ऑफ हमारा रुपीस था 2,25,000 कोड ऑफ JC had Ethics previously वाला। written फिर off हम a debt shift कर of देंगे 4 lakh chapter in number June 14 पे, 2022 reporting वाला। and initiated a legal action ठीक है। against debtor to recover it. अच्छा रिलायंस Tax authorities allowed a deduction of 3 lakh in the tax year 2022. 500 पढ़ते आ रहे थे काफी देर से, सबसे पहले मुझे ये बताएं 2,25,000 का क्या करेंगे? 500 सीरीज पढ़ते आ रहे थे। अच्छा, एक और चीज देखनी है आप, ये क्या है भला? 14 पे है जरा उसी पेज पे, ये 2 to accounting 7 की क्या नंबर था पेज का? रिकवरी है। अकाउंटिंग की रिकवरी उसने इनकम में ऐड की हुई है, तो अकाउंटिंग की रिकवरी को ऐसे ही उठाएंगे और इनकम में से लेस कर। कोई वर्किंग इसमें वर्किंग हम किसकी bullet बनाते number 1 हैं? आ रहा है टैक्स रिकवरी के ऊपर। Subsequent अब events। टैक्स रिकवरी की क्या वर्किंग लिखा हुआ? बनेगी? अच्छा, अमाउंट subsequent events में आप देखें रिकवर्ड, नंबर कितनी लिखा हुआ अमाउंट रिकवर्ड है? 560। अभी 500 सीरीज है, ठीक हो गया। अच्छा, इससे नीचे आए 580 लिखा होगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, अभी मैंने पढ़ाया अभी 225 लिखा हुआ। इसमें से सबसे नीचे लेस कर आगे देंगे लिखा होगा 570 एक्चुअल गोइंग कंसर्न। बैड डेट्स और ये 3 चैप्टर भी 500 लेस सीरीज के हैं। अलाउड। किसके हैं? 500 सीरीज कितने थे एक्चुअल बैड डेट्स? 400 के थे और अलाउ कितने थे? प्रैक्टिकल फील्ड वर्क है ना यहाँ पे। 300 के। एविडेंस। तो आपकी बुक ने इसको उठा 400 300 100 से लेस कर दे। 125 पॉजिटिव फिगर आई है, तो पॉजिटिव है तो क्या करते हैं? 705 ऐड करते हैं, नेगेटिव है तो 710 720 ये रिपोर्टिंग सिंपल एज दैट। इसको उठाएंगे और सिर्फ आपकी इस बुक ने उठा के कुछ 3 चैप्टर्स और ये किस वर्किंग से आएगा? टैक्स उठा के उस रिकवरी के चैप्टर में नाम लिख दी है जो ठीक है। रिपोर्टिंग की फीस है। आगे चलें। तो ये आप क्लियर कर अपने को मेक श्योर कर लें कि ये 3 नेट चैप्टर लॉस ऑफ 13,25,000 फ्रॉम एन एनर्जी डेरिवेटिव। ये वो चैप्टर है जो आपने
जो वो काम है, डेरिवेटिव का वो नाम पिछले आए तो दिमाग की घंटी एट बजनी द एंड ऑफ द चाहिए क्या ऑडिट ये बिफोर इश्यूएंस ऑफ द स्पेकुलेशन, रिपोर्ट। ठीक है। डेरिवेटिव देखिए, का जो report नाम कब है देनी है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये सारे evidence ले 95% चुके। टाइम्स बल्कि तकरीबन सारे 100% एविडेंस टाइम इट मींस ले लिया आप, फिर आप रिपोर्ट देंगे ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फिर आप रिपोर्ट देंगे ना। बेसिकली अच्छा, फ्यूचर evidence लेने से कॉन्ट्रैक्ट्स पहले मैंने आपने आपको सबसे पहले बताया भी चेक था, करना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बताया ये पहले का था, काम है। इन्हें कहते हैं डेरिवेटिव याद रहेगा, आपने रिप्रेजेंटेशन ये लेटर भी लेना इनके नाम है है, ये भी पहले का काम है। तो आपने एक going लॉस concern आया check करनी, 13,25,000 का, concernization एक ठीक है, डेरिवेटिव ये भी का कॉन्ट्रैक्ट पहले किया का। था ये सब कुछ करने के बाद इसका इफेक्ट देखने के बाद यकम आपने जनवरी 700 की 2024 रिपोर्ट देनी है। जेसी एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मेयरली इस वजह से कि 300 आपकी barrels of बुक ने crude oil इसको उठा के चैप्टर नंबर for 14 में लिख दिया manufacturing है। various इसका मतलब ये नहीं कि industry रिपोर्टिंग चैप्टर में chemicals, ये असल में आपके aiming to 500 hedge सीरीज ही against है। future price 560, 580 और fluctuations. 570। The contract याद रहेगा? set to expire on 30 जून बात याद रहेगी, ठीक है। 2024 was Assuming sold that कि वो before तीनों में its मैंने आपको पढ़ा दिया, scheduled assume settlement करना है। date leading to तो आपकी this 500 loss. सीरीज भी उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को पूरी हो भेज गई। दिया। यहाँ पे ये 600 सीरीज, एक 600 लॉस सीरीज है में है ही तीन डेरिवेटिव chapters। कॉन्ट्रैक्ट का, है और ही तीन डेरिवेटिव standards। कॉन्ट्रैक्ट का लॉस स्पेकुलेशन होता है, तो ये 600 किस में में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस है स्पेकुलेशन। ही। तो ये standard। इसने अदर इनकम के अंदर ऐड किया ठीक है, है। यानी कि अदर इनकम को उसमें लेस पहला कौन किया सा है? हुआ है। Using तो ये the क्या verb कर दूंगा? Internal लॉस है ना। Using अच्छा, the verb अब of ये मेन पेज पे चला जाएगा, दूसरा है मेन पेज पे जाएगा ना, Auditors, इनकम फ्रॉम expert। बिजनेस ये auditor expert स्पेकुलेशन हमने कुछ पढ़ा भी हुआ 1325। एक लेकिन chapter ये था तो 600। लॉस है, ये क्या होगा? वो आपके अब course कैरी में- फॉरवर्ड होगा अगले सालों में नहीं में, है। और अगले सालों में 600 एडजस्ट होगा मतलब using the verb of सेम other- हेड पता ऑफ होना चाहिए इनकम के अगेंस्ट। ये वर्क तो ऑफ ये हम साथ में लिखेंगे, Other ये auditor लॉस क्या कैरी होता है? फॉरवर्ड होगा, अदर ऑडिटर होता है कि क्योंकि ऑडिटर ऑफ स्पेकुलेशन का लॉस ऑर्डिनरी Auditor of बिजनेस associate, की इनकम से ऑडिटर एडजस्ट ऑफ है जॉइंट वेंचर, नहीं हो ऑडिटर ऑफ एनी ब्रांच, ऑडिटर ऑफ एनी और यकम में 2024 सुल्ताना विद जमशेद परमिशन Auditor मतलब moved क्या है? some of the office furniture to her कंपोनेंट residence ऑडिटर for personal use. The market price of the furniture at that time was rupees ठीक है 2 million. समझ गए आप The ऑडिट करने हैं furniture होल्डिंग was कंपनी का initially purchased on 1st इसके July ऑडिटर 2021 इसकी for दो सब्सिडी है, 16 सब्सिडी लाख। 1 सब्सिडी 2 ये क्या हुआ? ऑडिटर फॉर द यूसुफ आदिल है। डिस्पोज हो auditor understand नहीं गया, हमने। फर्नीचर क्या हो गया? डिस्पोज हो गया। ठीक है, तो अब आपने फर्नीचर audit करना है डिस्पोज इसका। हो गया, तो इसके ऊपर क्या देखेंगे? होल्डिंग का। प्रॉफिट एंड इसका लॉस audit किसी और ने किया, इसका तो किसी उसने और ने खरीदा कितने का था फर्नीचर? इसको तो कहते हैं स्टैंड अलोन अकाउंट, स्टैंड अलोन 16 लाख का खरीदा था। एक कब बनते हैं खरीदा एज था? ए ग्रुप, एज ए ग्रुप कब खरीदा था? उसके ऑडिटर भी आप हैं। 1 जुलाई 2021 को उसने खरीदा था, 600 और हमने इसको डाटा बोलेंगे कब का auditor, बनाना है? और इनको बोलेंगे टैक्स ईयर 2024। तो यानी कि ये the टैक्स work ईयर of 22 है, other 23 है और जब तक आप 24 इनके काम तो को 2 use साल नहीं की करेंगे, डेप्रिसिएशन इस लगेगी। पे रिलाई नहीं करेंगे आप 2 साल की अकाउंट पे कैसे हो सकता है जर्मनी में हो, तो स्पेन में 16 हो, लाख का खरीदा था, तो 22 की trust करना डेप्रिसिएशन पड़ेगा। लगेगी, उनको एक काम 23 की utilize करना डेप्रिसिएशन पड़ेगा। लगेगी, वो 600 से 24 में बेच दिया तो जिस साल बेचा कहते उस हैं साल डेप्रिसिएशन 600 नहीं होती। तो कितनी बनती है 22 की साल पहले डेप्रिसिएशन? ना वो कोर्स में फर्नीचर था। पे क्या रेट है? कितना? अब बच्चों को कंसोलिडेशन कोर्स में नहीं थी, 15%। बैक साइड में बच्चों को सब्सिडी का, कंट्रोल का, एसोसिएट का पता ही नहीं था। हमने खप डाली गया, इसको चेंज करें, ये बड़ा बड़ा मुश्किल है ये। उन्होंने क्या किया, वहाँ वो डाल दिया और यहाँ से निकाल दिया। जैसे लेडी पार्टी मुझे पूरा पढ़ाना पड़ा आपको, कितना आसान था। मैं कहते लेडी पार्टी को यस I-24 पढ़ा हमने, हम चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोर्स की आपस में कुछ चीज़ों में इतनी मज़े की वो नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, समझ गए इस चीज़ को। अच्छा, 2 चैप्टर हमारे कोर्स में है, 610, 620, 610 है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 610 किसका है? इसको आपने याद रखना है कि हम इंटरनल ऑडिटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आज तो आपको एक्सपर्ट वाला पढ़ाऊंगा क्योंकि छोटा है, वो आज कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है 600 जब हम 10 पढ़े होंगे कि हम कोई इंटरनल ऑडिटर बन गए, हम कोई ये हमने इंटरनल ऑडिट शुरू कर दिया। हम कर क्या रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिट। क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिट। और एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए हम ऑडिट करने गए फॉर एग्जाम्पल तारा केमिकल का, इब्राहिम का, वहाँ पर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त है, कम्पिटेंट है, कैपेबिलिटी मेंटेन्ड है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड है, बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच है उनकी। आप कहते हैं मैंने भी रीचेक करना है, मैंने भी सेल चेक करनी है, इसने भी सेल चेक की हुई है, तो क्यों ना मैं इसकी की काम पे भी रिलाई कर लूँ। ठीक है, मैंने भी टेस्ट ऑफ डिटेल करनी है, इसने भी की हुई है, मैंने भी रिस्क असेसमेंट करनी है, इसने भी की हुई है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी आंखें बंद करके खुद काम ना करें, उसके काम को यूज़ करके जाएँ। आपने देखना है क्या मैं इसके वर्क को भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने 75 सैंपल लेने थे, आप कहें चलो मैं 15 इसके ले लेता हूँ, 60 अपने कर लेता हूँ, ये चले मैं 50 अपने कर लेता हूँ, 50 उसके कर लेता हूँ। फिर जो उसकी 50 भी आपने रिलाई किया है, उसको भी सैंपल बेस पे चेक करना है आपने, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदार आप हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल आप हैं, ऑडिट रिपोर्ट आप साइन कर रहे हैं। समझ गए? ये कोई कसम नहीं खाई कि करना ही करना है, कि आप अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं। आप अपने अच्छा, आप एक जगह ऑडिट करने गए हैं, वहाँ पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नालायक आदमी, गधा है, ठीक हो गया। आप जाके डिसाइड करते हैं उसकी शक्ल देख के कि यार ये तो मैं ऐसे काम पर रिलाई नहीं कर सकता, मैं ऐसे काम पर रिलाई तो 610 ऑल टुगेदर इररेलेवेंट हो जाता है। 610 उस ऑडिट में ये रेलेवेंट कब होगा? जब डिपार्टमेंट कंपिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड है, ऑब्जेक्टिविटी, और आप कहते हैं सिस्टमेटिक रिव्यू किया है, इस काम का रिव्यू हुआ है, प्रॉपर डिसिप्लिन अप्रोच चलिए, चलो क्यों ना मैं कुछ इस पर रिलाई कर लूँ और कुछ अपना काम कर लूँ। आप अपनी टेस्ट ऑफ डिटेल बेसिकली कम करते हैं। आपने 50 सैंपल अपने ले लिए, 50 उसके ले लिए, और जो उसकी 50 लिए हैं उस पर भी आप क्या करते हैं, उसको भी चेक करते हैं कि ठीक है जिसे मैं रिलाई करने जा रहा हूँ। समझ गए जी? ये आपका है 610। ये मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा, इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको हम इंशाल्लाह मंडे से शुरू करेंगे। अभी अब आ जाए 620 पे, 189 पेज पे। आ गए जी? अच्छा, एक्सपर्ट सबसे पहले कहते हैं टर्म एक्सपर्ट क्या होती है? एक्सपर्ट आपने पढ़ा हुआ है। एक्सपर्ट क्या होती है? एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हैविंग एक्सपर्टीज इन एनी फील्ड अदर देन ऑडिट एंड अकाउंट्स। ऑडिट एंड अकाउंट्स के अलावा किसी भी चीज़ में अगर एक्सपर्टीज चाहिए तो वो एक्सपर्ट होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड की इसमें एक इम्प्लिसिट एजम्पशन है, वो ये है कि ऑडिट एंड अकाउंट्स में आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं समझते अपने आप को, तो फिर आपको ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कोड ऑफ एथिक्स में हमने पढ़ा ना, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड, इसका मतलब आप कंपिटेंट नहीं प्रोफेशनली एंगेजमेंट करने के लिए, फिर आपको एंगेजमेंट आपने एक्सेप्ट ही इसलिए किया है क्योंकि आपको लग रहा है मैं कंपिटेंट हूँ करने के लिए ऑडिट एंड अकाउंट में। आगे क्या रह गया? इसके अलावा अगर किसी चीज़ में एक्सपर्टीज चाहिए तो वो एक्सपर्ट होगा, ठीक है। समझ लें, कर लेंगे जी इसे। अच्छा, फिर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से जनरल एरियाज हैं जहाँ पे आप एक्सपर्टीज ले सकते हैं एक्सपर्ट की, ठीक है। कौन कौन से टिपिकल एरियाज हैं, तो कहाँ कहाँ हम एक्सपर्टीज लेते हैं जी? लीगल एडवाइजर, अपने लीगल ओपिनियन लेना है किससे, भाई कंपनी का केस अगेंस्ट होगा, फेवर में होगा, आप क्या करते हैं? उसके लीगल एडवाइजर से पूछते हैं, अपना लीगल एडवाइजर हायर कर लेते हैं। एक्चुअली पढ़ा हमने, ठीक है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस, स्टॉक की वैल्यूएशंस, स्टॉक की भी आप ऑयल एंड गैस का ऑडिट करने गए हैं कंपनी का, वेल है, वेल में कितना ऑयल है, कुएं में कितना तेल है, कितनी गैस है, पता नहीं आपको, क्या करते हैं? एक्सपर्ट हायर कर लेते हैं। चले कोई केमिकल इंडस्ट्री है, कौन से केमिकल्स हैं, तो कोई केमिस्ट हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बुलेट्स में लिखा हुआ है कि लीगल ओपिनियन ले सकते हैं, वैल्यूएशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में वही एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की बात कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात कर सकते हैं, कोई लीगल ओपिनियन ले लेते हैं। फिर कोई एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल कंप्लायंस इशू, जैसे मैंने अभी एक्चुअरियल वैल्यूएशन की बात की है, या कोई और वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं हम। समझ गए जी किन किन एरियाज में एक्सपर्ट की सर्विसेज ली जा सकती हैं। चलें आगे, क्यों जी? पक्की बात है। अच्छी जो हम पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, इसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ एन
इससे पहले हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट, चैप्टर नंबर 3 में। आई एम